रिकॉर्डिंग मैंने लगा, स्टूडेंट्स कह रहे थे बार बार। बस अभी मैंने लगा दिया। फिर भी ये जितने भी स्टेप है, जिस तरह हम लोगों ने कल वो किया था, कल हम लोगों ने वो जिस तरह स्टेप शेयर किए, ये जितने भी स्टेप है ये क्योंकि आसान है, अगर मैं खुद करूँगा तो मैं 2 मिनट में या 3 मिनट की वीडियो बन जाएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। कंपोजिट रिलायबिलिटी आप चेक करते हैं, ठीक है, 0.7 से ज़्यादा, ये 0.8 है, ओके, 0.8 ओके, 0.8 ओके, 0.8 ओके। ठीक है। कोरोन अल्फा भी हम लोग चेक करते हैं, 0.8 ओके, 0.68 7 से कम है लेकिन फिर भी ओके, क्योंकि 6 की भी आपको वो अतर वो देते हैं इजाज़त, आप यूज़ कर सकते। 0.8 अगर आप, क्योंकि मैं अभी आपको जो स्टडी दिखाऊंगा, बहुत से स्टडी में जो है कोरोन अल्फा आजकल वो रिपोर्ट ही नहीं करते, सिर्फ ये जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी ये रिपोर्ट कर देते हैं। अगर ये ओके, इसका मतलब आपका मॉडल ओके। अगर दोनों ओके हैं, वेल एंड गुड, आप दोनों रिपोर्ट करें, बेहतर है। अगर आपका जो है कोरोना अल्फा में इशू आ रहा है क्योंकि बहुत डिस्कसेबल है, तो आप क्या करोगे, उसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ CR कंपोजिट रिलायबिलिटी आप रिपोर्ट कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मेरे क्वेश्चनेयर के रिप्लाई में कंसिस्टेंसी है। ठीक है। थर्ड स्टेप, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है। वैलिडिटी वही है जैसे मैंने कहा कि आपने ये हम वैलिडिटी देखते हैं कि हम आया जो क्वेश्चनेयर या जो स्टेटमेंट हम पूछ रहे वाकई में वो वही चीज़ है, वे मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे सेटिस्फेक्शन के बारे में, लेकिन मेरा क्वेश्चनेयर जो है वो वैलिड नहीं है, मैं आपसे अभी, अगर मैं इसका बेसिक एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा बुखार चेक करे और मैं आपको इंची टेप दे दूँ तो आप चेक कर सकोगे? आप यही कहोगे डायरेक्ट कि ये तो वैलिड ही नहीं है आपका। ठीक है। आप मुझे थर्मामीटर ला के दे दें, मैं आपको आपका बुखार चेक करूंगा। ठीक है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। ये एक तो पेस वैलिडिटी जो है, आप सिर्फ उसकी वर्डिंग जो है किसी को दिखाते हैं, या वो कंटेंट वैलिडिटी जो है आप किसी रिसर्चर जो उस फील्ड के माहिर हैं, इसके बहुत से स्टेप है, लेकिन जो हम रन करते हैं उसके लिए 2 है, एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी, एक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है। इन दोनों को फिर फर्दर हमने थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में डिवाइड करते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है हम लोग एसेस करते हैं बाय एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड। ठीक है। जो मैंने पहले कहा था कि ये अगर 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। कन्वर्जेंट एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड जो है आपका 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे हम क्या मेजर करते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन देता है, कोरोना अल्फा, आर स्क्वायर, कंपोजिट लें, AVE एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, इस पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अभी ये जो है 0.5 से ग्रेटर है, ओके, 0.5 से ग्रेटर है, ओके, 0.6 ओके, 0.6। इन केस अगर आपका ये जो है 0.4 होता या 0.45 होता, फिर आपने क्या करना है, अभी उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चनियर में जो भी जिस भी क्वेश्चन का लोडिंग सबसे कम है, आपने उसको डिलीट करना है। अभी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 0.6 आ रहा है, या तो मैं डिलीट नहीं करूँगा कह रहा, क्योंकि मेरा थ्रेश होल्ड जो है वो ओके 0.5 से ज़्यादा है। अगर ये मेरा ओके नहीं होता, जो ये सबसे कम लोडिंग वाला है, इसको मैं डिलीट करता और दोबारा मैं PLS एल्गोरिथम में जाके इसको रन कर देता। ठीक है। अगर रिजॉल्व हो जाता तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और क्वेश्चन डिलीट करता। क्वेश्चन हम तब तक डिलीट करेंगे जब तक ये ओके ना हो जाए। ठीक है। अभी एमओस में ये इशू होता था कि आपके पास 3 क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए, वो कहते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास इशू नहीं आएगा, आप अगर एक क्वेश्चन तक भी जाते हैं तो ओके। ठीक है।
अभी ये सब कुछ चेक करने के बाद आपने कहा कि मेरे कंपोजिट रिलायबिलिटी भी ओके, क्रोनाल्फा भी ओके, एवी भी ओके, सब कुछ। फिर आपने इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्ट, यहाँ पे आप रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ जो है आपको लोडिंग मिलेगी, ये लोडिंग है इसकी। ये जो एमओ स्मार्ट पीएलएस में जो भी रेट शो होगा इसका मतलब इशू है, क्योंकि इसकी कोडिंग इस तरह की गई कि 0.7 से ज़्यादा, 0.78 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो वही कि अगर हमारी एवरेज वेरिएंस जो है वो 0.5 ज़्यादा है तो फिर ये इशू नहीं, ठीक है। एक्सेल आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है एक्सेल फॉर्मेट में। मैं आपको स्टेप जल्दी से दिखा देता हूँ। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि हम लोग सारे स्टेप जो है आपसे भी साथ साथ करवाते जाए, लेकिन इशू ये है कि वो नहीं हो सकता, वो बहुत टाइम लेता है और हम लोगों का टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। अभी मैंने जो आप लोगों के साथ फाइल शेयर की है उसमें ये चीज़ है, सारे ऑलरेडी से मैंने बनाए। कल हम लोगों ने ये टेबल बनाया था नॉर्मल, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड टेबल बना रहे हैं, ये मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल भी आप कर देते हो। इसी तरह ये देखो इसकी लोडिंग आ गई है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है अक्सर स्टडी में इस तरह दिया होता है। आप जो है फर्स्ट ये जैसे पी स्टाइल है, नाम वगैरह लिखते हैं। वेरिएबल का नाम क्या है, मेरा इकोनॉमिकल CSR, यहाँ जो है आप पूरा नाम लिखेंगे, उसी तरह नहीं जैसे मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं। एथिकल CSR, लीगल CSR, ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। एटम लेबल, मैंने कुछ लोग इसके साथ इसके नीचे कॉपी कर देते हैं, लेकिन अक्सर बेहतर यही है कि आप उसके जितने भी क्वेश्चंस है वो लिखेंगे, ठीक है। बाकी वेक्टर लोडिंग, कोरन अल्फा, CR, AVE, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप में हमने जो है ये लोडिंग यहाँ से कॉपी करके जो भी वेरिएबल अभी ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पे पेस्ट करने, ठीक है। फिर एथिकल CSR यहाँ से उठा के यहाँ लिखने, यहाँ से उठा के, ठीक है। ये तो हम हमारी लोडिंग होगी। कोरोन अल्फा और बाकी जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपने कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्वालिटी क्राइटेरिया में थर्ड ऑप्शन जो है आपको कंटेंट कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मिलेगा। ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है एक्सेल। अगर आपका स्टूडेंट वर्जन है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी करना है एक्सेल में जाके, या आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद रो 1 जो लिखा है ये वही CR और कंपोजिट रिलायबिलिटी की तरह है। ये किसी एक ऑथर ने जो है वो सजेस्ट किया है, ये किसी और, तो इसको हम ये इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इसको आप जो है डिलीट करोगे, कंट्रोल माइनस करके मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अभी ब्रांड लॉयल्टी का जो है ये कंपोजिट कोरन अल्फा है फर्स्ट, सेकेंड। मैं इसको जूम करता हूँ तो मैं अभी ब्रांड लॉयल्टी का ये कोरन अल्फा है और ये कंपोजिट रिलायबिलिटी है और ये एवरेज वेरिएंस। इसको आपने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना है और आपकी जो टेबल बनी होगी जहाँ ब्रांड लॉयल्टी लिखा है यहाँ आपने पेस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया। मैं इसके नीचे कर दूंगा, देखो ये वैल्यू। इसी तरह हर वेरिएबल का आपने जो है यहाँ पेस्ट करना है और इस तरह का टेबल आप बनाओगे। फिर इसी टेबल को ये जो थोड़ी बहुत हेडिंग है ये नीचे आपने वो कमेंट में जो लिखने होते हैं वो मैं नोट में आपको बता देता हूँ। इस तरह टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल जाके अगर आपका आर्टिकल है भी आप इसी तरह उसको पेस्ट कर दोगे। अगर आपका पूरा थीसिस है भी इसी तरह, क्योंकि ये कंप्लीट पोस्ट होता है उसमें भी। ये कल जो हम लोगों ने स्टेप किए थे नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है ये। अभी ये टेबल हम लोगों ने बनाई है, एवोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट मॉडल, हमने हेडिंग दी है। हेडिंग आप कोई भी कुछ चेंज दे सकते हो, आप देख लें, ठीक। ये हम लोगों का इसी तरह देखो ये मॉडल। और यहाँ पे मैं इसको जूम करूँगा, एटम रिमूव, जो एटम जो है हम लोगों ने रिमूव किए। अभी हम कहते हैं कि एटम लीगल CSR का जो फोर्थ क्वेश्चन था
वो लोडिंग कम आ रही थी, तो इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया। बाकी ये हम कहते हैं कि एवरेज वेरिएंस हमने इस बेस पे जो है 0.5 से ज़्यादा है रेफरेंस देनी है। बाकी जो क्योंकि रेफरेंस आपको स्मार्ट पीएलएस के हर चीज़ के मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपके साथ स्टडी शेयर की है आप उसको देखें। अगर वो 20 पेजेस का जो है पेपर है उसमें 8 पेजेस का जो है आपको रेफरेंस सिर्फ मिलेंगे। अभी जो एयर एटॉल की जो स्टडी है, एयर है या रिंगल है, वो आप देखोगे वो 23 पेजेस का वो स्टडी है। 23 पेजेस में जो है 8 पेज सिर्फ रेफरेंसेस के हैं, तो आप रेफरेंस का वो ना करें, आपको बहुत मिल जाएंगे। ये देखो मैंने सिर्फ वो बेसिक एक दो रेफरेंस देने बताने के लिए, ठीक है। अभी इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, अभी मैं आपको जिस कल मैंने कहा था स्टडी की तरफ ले जाता जो आपके साथ शेयर की गई है। अभी ये वही जो मैं कह रहा हूँ एयर एटॉल का जो ये देखो रेफरेंस में कह रहा हूँ कि इसमें देखो इसके रेफरेंस बहुत ज़्यादा रेफरेंस है। ये एक एक चीज़ की इसने जब आप स्टडी पढ़ने लगोगे एक एक चीज़ के इसने 20-20 वो दिए रेफरेंस। अभी ये सारे क्राइटेरिया इसने बताया, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, ये भी ये सब कुछ ये जो है इसने नीचे जो है सबकी जो है वो दिए रेफरेंस, ठीक। इस स्टडी में हाउ टू यूज़ जो है हाउ टू रिपोर्ट, ये वही स्टडी है। इसमें ये कहता है कि फर्स्ट आपने लोडिंग की तरफ जाना है जो 0.7 से ज़्यादा हो, एटम लोडिंग या इंडिकेटर लोडिंग जो हम लोग कहा, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। सेकेंड स्टेप वो क्या कहता है कि आपका ये देखो जो मैंने कहा 6 होना चाहिए वो भी आप एक्सेप्टेबल है, और 7 एक चीज़ जो मुझसे भूल गया कि 0.7 से लेकर 0.9 के रेंज में होना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं 0.95 की ये यहाँ पे 0.9 के रेंज में होना चाहिए आपका कंपोजिट रिलायबिलिटी। अगर यहाँ इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपने वो आपके एटम जो है वो हम कहते हैं कि एटम को आपस में एक होना चाहिए रिफ्लेक्टिव स्केल में, इतना भी एक नहीं होना चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट जिस क्वेश्चन पे सेम रिप्लाई कर रहे हैं आपके, अगर 500 का सैंपल है 500 के 500 रिस्पोंडेंट सेम रिप्लाई करे उसी क्वेश्चन पे, ये बहुत कम होता है वैसे रियरली जो है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल आप लोग पढ़ लेना। थर्ड स्टेप में वो क्या करता है, एवी आपने देखना है, एवी जो है 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप तो हम लोगों ने कर दिए। फोर्थ स्टेप में जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी का जो है सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने कहा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। बाकी ये एक डॉक्टर मुस्तफ़ा का आर्टिकल है मेरे ख्याल से, ये अभी इसने जो रिपोर्ट की है उसने जो है एटम के नाम नहीं लिखे, उसने कंप्लीट एटम जो भी है कंप्लीट एटम लिख दिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो, और उसकी लोडिंग इसने बताई है और इसकी एवी बताई, इसका सीआर ये देखो, इसने कोरन अल्फा जो है यहाँ जिक्र नहीं किया उसका, और बाकी इसकी इंटरप्रिटेशन इसने नीचे यहाँ पे ये इसने सारी वो दे दिए, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। और एक कोर स्टडी उमरानी साहब के जो सर ने मेरे साथ शेयर की थी, और ये सर जो है मेरे ख्याल से IBS सक्कर के में होते हैं, और ये उसकी स्टडी है, ये भी एयरमिलैंड में जो है इस्टेब्लिश है, ये मेरे ख्याल से फाइनेंस के या बैंकिंग का कोई सेक्टर है, ठीक है। ये तो बेसिक आप LR वगैरह ये मेथडोलॉजी है इसकी, ठीक है। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। आपने ये बताना है कि आप स्मार्ट PLS क्यों यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो वो कह रहा है कि ये डेवलप है आजकल, बताना नहीं बताना नहीं होता कि अगर मैं MOS यूज़ कर रहा हूँ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं SPSS क्यों, लेकिन ये कहता है क्योंकि स्मार्ट PLS लोग मांगते हैं। बेहतर यही है कि आप बता दें कि किस रीज़न की वजह से आपने स्मार्ट PLS यूज़ किया,
अभी रिज़ल्ट में ये यही कहता है कि मैंने वैलिडिटी वगैरह वगैरह चेक किया, ठीक है। क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये मुझे असेसमेंट उसने कहा, मैंने 2 स्टेप में जो वो किया। फर्स्ट मेजरमेंट मॉडल की तरफ में गया, सेकंड में स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ। अभी ये देखो, इसका मेजरमेंट मॉडल का हेडिंग है, इसने बताया कि कौन कौन आतर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है। फिर जो फर्स्ट स्टेप हमने किया, इंडिकेटर लोडिंग। अभी देखो मैं जो कह रहा था 0.4 और 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ये इसने यहाँ पे लिख दिया। ये इसने एयरटॉल का जो है, अगर आपका भी इसी तरह एयरटॉल का आप जो है रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और इसने टेबल 1 मैं आपको दिखा दूंगा, टेबल 1 में इसने कहा, मैंने शो कर दिया। इसी तरह सेकेंड स्टेप में जो है CR और कंपोजिट रिलायबिलिटी इसने चेक किया, जो 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये इसने कहा कि मेरे जो है इसके बीच में 0.74 से और 0.88, वो जो मैं कह रहा था कि आपने जो है 0.9 से ज़्यादा या 0.5, इस वजह से लोग ये जो इसका मैक्सिमम है ये भी दे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे सारे एटम जो है 9 से ज़्यादा है या 9.5 से ज़्यादा है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड डेवलप जर्नल है, तो इस वजह से हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी उसी तरह AV ये कह रहा है मैंने यूज़ किया, जिसका थ्रेशोल्ड ये और मेरे सारे एटम ओके, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की तरफ हम लोग नहीं गए, ये लास्ट स्टेप है मेजरमेंट मॉडल, ये हम लोग देखते हैं। अभी ये टेबल है जो सर ने पोस्ट किए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप इस तरह भी दे सकते हो या थोड़ा आगे जो अभी अली और रसूल की जो स्टडी थी वो इन लोगों ने यहाँ पे दिया, इसने यहाँ पे दिया, वो आपकी ये स्टैंडर्डाइज लोडिंग, इसको पेक्टर लोडिंग भी कहते हैं, एटम लोडिंग भी कहते हैं, स्टेटमेंट लोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी लोडिंग है, ये सब की लोडिंग है, ठीक है। AVE एवरेज वेरिएंस ये इसने लिखा है, और ये, ठीक है। बस इतना ही करना है आपने, और ये देखो इसकी थोड़ी थोड़ी जो है आपने वो, अगर आपका थीसिस है तो आप इसी को जो है एक्सटेंड करोगे, डिटेल में लिखोगे। अगर आपका पेपर है, ये चीज़ें आप अभी मेजरमेंट मॉडल, ये चीज़ें, ये लास्ट स्टेप डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की तरफ हम जा रहे हैं, ये हम लोगों ने बता दी, इस तरह आपने रिपोर्ट करना है, ठीक। ये इस तरह कमेंट देना है कि क्यों। फोर्थ स्टेप क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है कुछ लोग कहते हैं, अभी जो एयर एटॉल की मेरे ख्याल से बुक कल में जो मैंने शेयर किया, कल में पढ़ा, वो कहता है अगर आप HTMT सिर्फ वो रिपोर्ट कर दे, वेल एंड गुड, क्योंकि क्रॉस लोडिंग क्राइटेरिया जो है आजकल थोड़ा इशू। सर आप तो कुछ नहीं कह रहे। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा, मैं समझा आप कुछ कह, नहीं। ठीक है। क्रॉस लोडिंग में यही होता है, क्रॉस लोडिंग कुछ डिस्केसेबल है, लोग अभी यूज़ नहीं करना है, और परमानेंट क्राइटेरिया ये भी थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आतर यही कहते हैं, अगर आपका HTMT एटोट्रेट मोनेट्रेट ओके है, पॉइंट वो जो थ्रेशोल्ड है 1 तक है, तो ये ओके है, ठीक है। अगर आप बाकी भी ना दे तो वेल एंड गुड। अगर आप तीन, क्योंकि स्टडी में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितना ज़्यादा हम लोगों के फेवर में आते हैं वो हम लोग ऐड करते जाते हैं, और जो हम लोगों के फेवर में नहीं आते हम उसको स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि वो आपको लाजमी करने होते हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते। अब इन तीनों में से अगर आपका एक भी ओके नहीं आ रहा, फिर तो जाहिर सी बात है इशू है। पैरेलल नेकल्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके जितने भी AVE जो है लेटेंट वेरिएबल का स्कोर जो है, उसका स्कोर को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन ऑल अदर वेरिएबल से ज़्यादा होना चाहिए। डिस्कनेक्ट वैलिडिटी का पता नहीं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि डिस्कनेक्ट मीन कितना मुख्तलिफ है। अगर मैं सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन एक चीज़ पे पूछ रहा हूँ, मेरे बाकी वेरिएबल अगर क्वालिटी के बाकी चीज़ के, मेरा जो सेटिस्फेक्शन के जितने भी एटम है या मेरा वेरिएबल के जितने
ये सब जो है सेटिस्फेक्शन ही उसको वो करे, एक्सप्लेन करे। ऐसा ना हो कि मेरा एक क्वेश्चन जो क्वालिटी को एक्सप्लेन, जैसे हम लोग अगर फैक्टर लोडिंग सीपीए किसी ने रन किया कि एक एटम जो है दूसरे में लोड होता है, तो ये क्या है, ये इशू है। आपके एक क्वेश्चन जो है आपका वैलिड और वैलिड नहीं है, आपका क्वेश्चन है कोई जो है क्वालिटी, आपका कोई क्वेश्चन जो है क्वालिटी मेजर कर रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन। तो क्या कहते हैं कि आपका सेटिस्फेक्शन के अगर 4 क्वेश्चन है वो सेटिस्फेक्शन कोई मेजर करे, अगर आपके क्वालिटी के 4 क्वेश्चन है वो क्वालिटी कोई मेजर करे। थोड़ा बहुत इंटरचेंज होता है, क्योंकि अगर लोग फिर यही बोलेंगे कि हम लोग तो सारे डिसएग्री पे होते हैं, वो इस तरह नहीं होता। इसकी कैलकुलेशन सेटिस्फेक्शन में हम जब जाते हैं स्टेटिस्टिक्स में, इसकी डिटेल जो है वो काफ़ी डिटेल, लेकिन हम जो बेसिक सोशल साइंसेज वाले वो यही देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके अगर बेसिक स्टेप सही है एवी, क्योंकि डिस्कनेक्ट वैलिडिटी बाकी एच टी एम टी कॉरन ये जो है सॉरी में पार्नल एंड लेकर क्राइटेरिया जो है, और बाकी जो क्रॉस लोडिंग, अगर आपका एवी ओके तो मोस्टली केसेस में 90% केसेस में आपका बाकी 3 भी ओके होने चाहिए। ये मैं इसका एक दफ़ा ऑप्शन बंद कर दूं। ठीक है, ये हम इस तरह मॉडल रिपोर्ट करते हैं। ये मॉडल कहाँ से लेते हैं मैं आपको स्मार्ट पीएलएस में दिखा देता हूँ। ये देखो क्वालिटी क्राइटेरिया, जहाँ से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टेबल कॉपी किए थे, सेम उसके नीचे, प्लीज़ ये कौन कर रहे हैं, उस दिन मैंने, खैर अभी मैंने कर दिया, अभी नहीं कर सकेगा मैं खास। ठीक है, जहाँ से हमने कॉन्ट्रैक्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का में टाइम, खैर 5 मिनट ज़्यादा हो गए। सेम उसी के नीचे डिस्कनेक्ट वैलिडिटी के टेबल है। अभी ये देखो पार्लर लेकर क्राइटेरिया, बाकी 2 हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ इसी तरह जैसे बाकी टेबल हम लोगों ने लिए, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे इसको, जो एक्सेल फाइल मैंने बनाई है, ये डिस्कनेक्ट वैलिडिटी के नाम से, ठीक है। यहाँ आपने पेस्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने, इस तरह आप पेस्ट करोगे, इसकी आप सेटिंग करोगे इस तरह। यहाँ मैंने BL लिखा है, आपको स्टडी में वो पोस्ट करने के लिए आप कंप्लीट नाम लिखेंगे, ठीक है। अभी आप जो है इसको बोर्ड करोगे। अभी इसको चेक किस तरह किया जाए बाकी के साथ रिलेशन, अभी ये ब्रांड लॉयल्टी का जो है AVE है, मैंने इसको इकोनॉमिकल के साथ देखना है, एथिकल के साथ देखना है, लीगल के साथ। ये वैल्यू 0.7 जो है 0.735, ये इन बाकियों से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कम है तो इसका मतलब आपका इशू है। सेकंड, इकोनॉमिकल जो है CSR जो है, ये वैल्यू इससे और इससे, इस तरफ भी जाएगा ये और इस तरफ भी जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इस तक, क्योंकि नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं। ये अगर 0.8 है तो बाकी से ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर इस तरह ओके है, इसका मतलब आपका डिस्कनेक्ट वैलिडिटी ओके है, ठीक है। आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ जो आप थोड़ा बोल्ड कर दो, बोल्ड जो मैंने लिखा है इसका ये मतलब है, और ये भी जो है सबका ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों टेबल को मैं एक साथ आप लोगों को जो बाकी स्टडी में दिखाता हूँ कि कैसे इसने इंटरप्रिटेशन की। सेकंड क्राइटेरिया का क्या था हमारा, क्रॉस लोडिंग का। ये जो है, ठीक है, ये
सेकंड क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का जो है क्रॉस लोडिंग है, ठीक है। ये भी इसी तरह टेबल आता है इसका, मैं आप लोगों को इस पे स्मार्ट PLS पे दिखा देता हूँ। साथ ही डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे आपने क्लिक किया, ये एक जो है इसने पैरेलल नेकर क्राइटेरिया दे दिया। सेकंड पे उसने क्या दिया, क्रॉस लोडिंग, ठीक है। क्रॉस लोडिंग में यहाँ तो हम लोग वेरिएबल देखे थे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसी तरह इसके सब क्वेश्चन को जो है देखते हैं। अगर ब्रांड लॉयल्टी के ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपस में जो है इन लोग का रिलेशन होना चाहिए, बाकी जितने भी वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं उनके साथ इसका रिलेशनशिप कम होना चाहिए। ये वैसे आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और एक्सेल में जाएंगे, इस तरह पेस्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा कि वो, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस कम है, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन है आपने क्या करना है, एक्सेल में जितने भी क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करने, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हायर देन कर देंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे 0.5 से ज़्यादा शो कर दो, क्योंकि एवरेज वेरिएंस मोस्टली हम 0.5 प्लेस। अभी ये देखो, ये इसने हाईलाइट किए, ये बस 6 क्वेश्चन जो है बाकी किसी के साथ इंटरफ्रेंस नहीं कर रहे। इसी तरह इकोनॉमिकल CSR के बाकी किसी के साथ इंटरफ्रेंस नहीं। इसका मतलब हमारी क्रॉस लोडिंग भी ओके, ठीक है। इसका कंट्रोल Z करके हम इसको जो डायगोनल वैल्यू जो जिस वेरिएबल की उसको एक साथ क्लब कर देंगे। बेहतर ये कि आप क्लब कर दे और बोल्ड कर दे कि रीडर को वो पता, वो अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन है वो देख पाए। फिर इसी को जो है इसी तरह आपने कॉपी करना है और या जो है अपने स्टडी में इस तरह पेस्ट करना है। मोस्टली आजकल नए स्टडी जो है उसमें ये आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत कम आजकल वो लोग बताते हैं, ठीक है। क्रॉस लोडिंग भी होगी। थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट में ये कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम एक्सेस कर सकते हैं इन 3 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नया डेवलप हुआ है HTMT है, थर्ड है, ठीक है। ये HTMT ये भी वही चीज़ है, वो जो AV वगैरह है। ये सर, जी सर। मैंने कहा मैंने आपको एक मैसेज किया, मैसेज पढ़ ले, बाकी कंटिन्यू रखें। अच्छा, ओके सर, हो गया सर, फिर भी आप देख लें, ठीक ठीक है, है। ओके। थर्ड जो है हम लोगों के पास एट्रोट्रेट मोनेट्रेट क्राइटेरिया, इसकी थ्रेशोल्ड जो है लोअर देन 0.9 से कम होना चाहिए। वैसे तो स्ट्रिक्टली अगर 0.85 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा है, मैक्सिमम लास्ट क्राइटेरिया जो है 0.9 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसका भी इसी तरह हम लोग स्मार्ट PLS, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत जिसने यूज़ किया बहुत ही सॉफ्ट वे में देता है। अभी ये देखो, ये सारे इसने दे दिए। इसी तरह आपने इसको कॉपी करना है और एक्सेल में जाके इसका ये शेडिंग जो है ये हम इसलिए देते हैं कि ये ब्रांड लॉयल्टी आपस में इसकी कोरिलेशन तो नहीं होती, ठीक है। बाकी वेरिएबल के साथ जो है हम इसकी कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है। अभी ये तीनों टेबल बहुत कम लोग तीनों करते हैं, ठीक है। अगर आपका तीनों ओके आ रहा है तो बेहतर यही कि आप, मैं इसको डिलीट कर,
बेहतर यही है आप जितने ज़्यादा रिपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट कर दे। पाकिस्तानी स्टाइल में तो आपकी स्टडी तब तक वैलिड नहीं है जब तक आपके वो ज़्यादा रिपोर्ट जितने चीज़ें सारे डाल दो। ठीक है, ये 3 चीज़ें अभी हम मैं दिखाता हूँ। MS वर्ड में तो मैंने अपने जो फाइल बनाई है उसमें मैंने दिखा दिया। ये इस तरह आपने इसकी ये आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको जो स्टडी है उसकी तरफ ले जाता हूँ। रसूल वगैरह जो है वो जो मैंने शेयर किए उसमें भी आपको यही चीज़ मिल जाएगी। मैं इसी के से बाकी स्टडी में भी मैं इसी स्टडी से कंटिन्यू करता हूँ। अभी 3 स्टेप हम लोगों ने कर दिया। 4th स्टेप जो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, वो कहता है किस तरह हम लोगों ने एसेस किया फार्नल लैम लेकर क्राइटेरिया। ठीक है, ये यहाँ तक कंटिन्यू वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए एवी। ठीक है, टेबल 1 और 2 इसने 3 टेबल मेरे ख्याल से नहीं किए। टेबल 1 और 2 मैं देखता हूँ इसके टेबल कहाँ है। ये हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बोल्ड कर दिया। इसने क्या किया, जो यीन वेरिएबल का है इसका जो है वो कुछ वो बता दे डिसिमल बढ़ा दिए, बाकी के कम कर दिए। ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे MS वर्ड, क्योंकि इसके वेरिएबल ज़्यादा है, टेबल थोड़ा बड़ा है, हम लोगों की चार वेरिएबल है ये चीज़। ठीक है, इस तरह आप रिपोर्ट करोगे। अभी वो इसने वही एटलाइज जो अभी हम लोगों ने बोल्ड लिखा था कि हमने जो बोल्ड किया इसने क्या किया कि मैंने एटलिक में उसको कर दिया। ठीक है, डायगोनल वगैरह। फिर एक और टेबल मेरे ख्याल से इसने टेबल पोस्ट नहीं किए या किए, खैर टेबल नहीं दिया इसने मेरे ख्याल से, ऐसी डिटेल में लिख दिए HTML या इसने। बाकी स्टडी में मैं देखता हूँ। ये जो है अभी ये हाली 2016 जो मेरे साथ आप लोगों के साथ, ये देखो एटोट्रेट मोनेट्रेट HTML हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। अभी इसने इसी तरह ये देखो बनाया। शेडेड बॉक्स आर स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर, ये देखो जो शेडेड जो है ये कह रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इस वजह से मैंने इसको शेडेड कर दिया। ठीक है, बाकी इसकी जो डिटेल आपको इसके मेजरमेंट पार्ट में इसकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये हम लोगों का जो है फर्स्ट जो है रिफ्लेक्टिव मॉडल का ओके हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो, मोस्टली मैं समझ रहा हूँ सर साथ साथ रिप्लाई कर रहे हैं, फिर भी मैं सर को एक दफ़ा म्यूट कर देता हूँ और फिर जो रेज हैंड करेंगे उसको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक जी सर, कुछ ऐड तो नहीं करेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में ठीक है, बस आगे चलते हैं। अभी फॉर्मेटिव पे जाएंगे अभी। जी फॉर्मेटिव वैसे हम और लोगों स्टडी में जो है कम यूज़ होते हैं, फिर भी हम लोग एक दफ़ा उसको रिव्यू करेंगे क्योंकि उसके स्टेप जी थे बिल्कुल, यहाँ टाइम भी तक। कम है तो उसको आप थोड़ा सा ज्यादा वो करें, स्ट्रक्चर मॉडल पे थोड़ा सा टाइम लगाएं। ठीक इंशाल्लाह। जी, क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर कंटिन्यू करें। जी अजीज़ भाई, अपने आप को अनम्यूट कर दें। जी सर, थैंक यू सर। पहले तो थैंक यू, आपने टाइम दिया और इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दी। सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है, जो मैंने पूछना था पहले कि जो एक्सेप्टेबल लेवल है, जैसे आपने HTML का दे दिया या फॉर्मल रेगुलर क्राइटेरिया का दे दिया, जी वो मैंने क्वेश्चन करना तो वो अभी भी आपने वो मीट कर दिया। सेकंड, ये स्ट्रक्चर मॉडल के अलग हमने रिजल्ट देने हैं और जो मेजरमेंट मॉडल है उनके अलग रिजल्ट, यानी एमओस की तरह यहाँ पे भी अलग अलग रिजल्ट हम देंगे। जी हाँ, जिस तरह मैं देखो साथ साथ स्टडी भी दिखा रहा हूँ। ये स्टेप जैसे मैंने बहुत अक्सर मैं कहता हूँ कि सेम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाता है। आप जो है एक राइट। चीज़ ओके करोगे, आपकी अगर लोडिंग ओके तो फिर ही आप आगे जाओगे, आपके अगर एवी ओके तो आप आगे जाओगे। इसी तरह आपका मेजरमेंट मॉडल इन ऑल अगर ओके हो जाए फिर आप
स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ जाओगे। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आप जो भी स्टडी ओपन करोगे, मैं जो स्टडी शेयर की आगे भी मुझे बहुत स्टडी मिलेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं एक दफ़ा दिखा भी दूँ अदरवाइज, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे आपने एनालिसिस जो भी आप करते हो और एमओस की तरह बाकी सब इसी तरह आपने जो है बताना पड़ता है। अभी ये देखो इसने फाइंडिंग एंड रिजल्ट स्टार्ट किए, इसने पहले मेजरमेंट से स्टार्ट किया AVCR वगैरह से, ठीक है। फिर ये मेरे ख्याल से HTMT, ये देखो HTMT की तरफ आ गया, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो है आपने शॉर्ट लिखना होता है, टू द पॉइंट, ठीक है। ये देखो इसने 0.5 का रखा है, 0.85 जो मैंने थ्रेशोल्ड कहा, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ आ गया है, ठीक है। राइट सर। फिर मेडिएशन, सर मॉडरेशन वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग एक और चीज, जी लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट है वो आप सब कमेंट करेंगे। आपने जो उस पे गूगल डॉक्स पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे उसमें जो पेपर आप दिखा रहे हो उसमें तो वो अवेलेबल नहीं है, वो आपने आज रखे अभी रखे या सुबह नहीं जब नहीं मैंने ये चेक किया 12 बजे नहीं ये नहीं पेपर्स उसमें नहीं थे, जो बाकी चीजें हैं पेपर्स नहीं है उसमें, या मैं ये शायद मैंने देख आप पाया नहीं, दोबारा देख लें, नहीं तो मैं दोबारा वो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये पेपर्स आपकी ये रिजल्ट्स ये पेपर रिक्वेस्ट ये आपको जो एक्सेल शीट है वर्ड वाला है ये सब कुछ मैंने डाउनलोड कर लिया है। इवन मैं आपके साथ जा रहा हूँ, जो ये चीज आप कर रहे हो वो मैं भी सपोर्टिंग थर्ड फोल्डर जो है अगर आपने बाकी डाउनलोड कर दे, मैं एक दफ़ा सबको बता दूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने चीज़ें डाउनलोड की, ये फाइल मैंने शेयर की है, ठीक है। इसमें जो है राइट। डेटा फाइल है, सपोर्टिंग आर्टिकल 0.03 का आपको एक मिलेगा, इसमें सारे ये आर्टिकल है। बाकी ठीक है एक सर, गो अहेड मैं टाइम जाया नहीं करूंगा सर आपका, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मैं टाइम जाया कर रहा हूँ, ये कीमती टाइम है सर। नहीं कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। अभी हम जाते हैं फॉर्मेटिव मॉडल की तरफ, जियो, ठीक है। ये तो हो गया, ओके। ये लास्ट में ये आप लोग पढ़ लेना, ये जितनी भी चीज़ें इसमें मिस्टेक एरर के भी चांसेस हैं, और ये सारे मैंने नेट से, यूट्यूब से, इन लोगों के जो बुक्स है, इन लोगों के जो आर्टिकल है, इन यहाँ से उठाएं। तो इसमें मैं कोई क्लेम नहीं करता कि ये मेरे सारे ऑन है, ठीक है। वैसे तो मेजरमेंट मॉडल के बाद हम जो है स्ट्रक्चर मॉडल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्टडी जो है फॉर्मेटिव है तो आप जो है ये करोगे। अगर कुछ इस तरह होते हैं आपके कुछ वेरिएबल जो है रिफ्लेक्टिव है, कुछ फॉर्मेटिव, इस तरह भी स्टडी होती है कि दोनों वेरिएबल होते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने रिफ्लेक्टिव डेटा वो करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव के बाद जो है आपने फॉर्मेटिव जो वेरिएबल है आपके, आपने उसका डेटा आपने, अभी मिसाल के तौर पे अगर मेरे एक दो वेरिएबल जो है वो फॉर्मेटिव है और एक दो वेरिएबल रिफ्लेक्टिव है, तो रिफ्लेक्टिव के लिए जो है मैं वो क्राइटेरिया यूज़ करूँगा जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, और फॉर्मेटिव के लिए हम लोग ये, बाकी ये वही चीज़ है, यही रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, क्योंकि फॉर्मेटिव में जिस तरह मैंने कहा कि हम तो चीज़ें अलग अलग पूछते हैं, एक चीज़ नहीं पूछते हैं। अगर कोई बंदा क्वालिटी से सेटिस्फाई है लेकिन जो है डिलीवरी टाइम से वो डिससेटिस्फाई है, हो सकता है एक कोई रेस्टोरेंट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, रश के वजह से या कुछ और इशू से उसका जो है जो टाइम है वो ज़्यादा ले रहा है, इसलिए मैं डिससेटिस्फाई। तो इस पर हम लोग क्या देखते हैं, फैक्टर जो है वहाँ तो हम कह रहे थे कि आपस में उसकी कोलरेनिटी होनी चाहिए रिफ्लेक्टिव में, और फॉर्मेटिव में हम लोग क्या कहते हैं कि आपस में वो एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसके लिए बेसिक 5 स्टेप हैं। एक स्टेप जो है यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा, जो स्टडी है, ये एक और स्टडी है, ये भी मैंने शेयर कर दी, इसमें भी काफ़ी डिटेल। अभी फॉर्मेटिव के लिए रिडंडेंसी एनालिसिस है, कोलिनियरिटी है, इंडिकेटर वेट है, और स्टैटिकल हम देखते हैं सिग्निफिकेंस टी और पी। ये फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग इसको जो है स्टडी स्टार्ट करें। अगर मेरे रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया, जिस कल मैंने शो किया था मेरा रिफ्लेक्टिव मॉडल है,
और मेरे रिफ्लेक्टिव मॉडल में सेटिस्फेक्शन के 3 क्वेश्चन थे या सेटिस्फेक्शन के 5 क्वेश्चन हैं। अतर क्या कहते हैं कि रिडंडेंसी एनालिसिस आपने किस तरह करने, आपने जो है जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल के आपके 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऐसा बनाना है एट ऑल, जैसे अभी मैं सेटिस्फेक्शन चेक कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें, मैं वर्कशॉप सेटिस्फाई हूँ, मैं डेटा से सेटिस्फाई, रिसोर्स पर्सन से, बाकी जितने भी चीज़ें। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि आप इन शॉर्ट ओवरऑल बता दें आप सेटिस्फाई है या नहीं, उसमें आप जो है कहोगे सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई। वो क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी अगर आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो आप लेंगे, फिर जिस तरह आर स्क्वायर हम लोगों ने देखा, आप उसका आर स्क्वायर 0.7 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपका ओके है। बाकी एक और शायद इस वर्कशॉप का हिस्सा नहीं है, टेट्राट एनालिसिस मैंने स्टडी शेयर की है, उसमें इतना डेवलप्ड नहीं है वो, उसमें इशू बहुत हैं, लोग प्रेफर नहीं करते कि आप यूज़ करें। उसमें आप देख सकते हैं कि आया मेरा मॉडल रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है, ठीक है। बाकी यातर यही कहते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग थ्योरी सपोर्ट है। अभी मेरे साथ अगर मैं CSR को जो है एज अ रिफ्लेक्टिव यूज़ करता हूँ, ठीक है, उसमें मेरे पास सपोर्ट है कि इसके 3 डायमेंशन है या 4 डायमेंशन है ये CSR को, तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट नहीं तो फिर आप रिफ्लेक्टिव ही कंटिन्यू करोगे। अभी फर्स्ट स्टेप जो है इसको तो हम लोग क्योंकि स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप आपने करना होता है। सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप हम देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ये वही जो मैंने कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी तो नहीं होती, वैलिडिटी नहीं होती, तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक। ये वही डिटेल है कि लोडिंग आपने मॉडल की, अभी जो वहाँ हम लोडिंग देखा था, यहाँ पे हम वेट देखते हैं। वेट ये अतर इसमें कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन हायर मतलब ज़्यादा होगा बेटर, हायर बेटर इसका, ठीक है। और इसके बाद हम जो है उसका टी स्टिक और टी वैल्यू और पी वैल्यू अक्सर लोग जानते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें फिर भी आपका मीट नहीं करता, फिर भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग थ्योरी सपोर्ट है, क्योंकि आतर इस चीज़ पर, क्योंकि रिफ्लेक्टिव में हम एक चीज़ बार बार पूछ रहे हैं, उसमें अगर मेरे 10 क्वेश्चन में से 5 भी डिलीट हो जाए तो इशू नहीं है, क्योंकि वही चीज़ उसी चीज़ का रिजल्ट मुझे किसी और क्वेश्चन में मिल रहा है। लेकिन फॉर्मेटिव में कोई भी क्वेश्चन डिलीट करते हुए आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है। बेशक अगर आपका लोडिंग भी कम है, टी वैल्यू भी सही नहीं है, पी वैल्यू भी सही नहीं है, फिर भी मार्को की स्टडी है, इसी स्टडी में वो कहता है फिर भी अगर आपके पास थ्योरी सपोर्ट है फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते। अभी अगर CSR की जो है 4 चीज़ें, 4 डायमेंशन है, एथिकल CSR, इकोनॉमिकल, ठीक है, इसकी जो 4 डायमेंशन है, या HR की कोई थ्योरी उसके 4 डायमेंशन है, वो फॉर्मेटिव पे बना है। तो मैं अगर अपने स्टडी में एनालिसिस का रन कर दूँ और मैं कहूँ कि ये डायमेंशन तो है ही नहीं, तो इतना मैं तो नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट उसको जो है वो करूँ। इसी तरह यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट करते हुए बहुत ख्याल करना पड़ता है और बहुत थ्योरेटिकल सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चीज़ डिलीट करते हैं, अभी मैं कहता हूँ वर्कशॉप कैसा था, क्योंकि मैं अलग पूछता हूँ, डेटा का मैं अलग पूछता हूँ, रिसोर्स पर्सन का मैं अलग पूछता हूँ, और बाकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह, अगर इनमें से मैं एक चीज़ मैं प्रेजेंटेशन डिलीट कर दूँ तो वो तो वर्कशॉप, अगर वो ओवरऑल सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ तो वो वर्कशॉप का मकसद सेटिस्फेक्शन में नहीं नाप सकता। प्रेजेंटेशन ही मैंने इंक्लूड नहीं की, वो तो मेरा जो है फॉर्मेटिव जो मैंने डेटा एनालिसिस किया उसमें उसकी लोडिंग कम थी, वो सिग्निफिकेंट नहीं था, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। मैं कहूँगा कि बेशक इसकी वैल्यू कम है लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये मेन पॉइंट, असल चीज़ प्रेजेंटेशन है। बाकी वर्कशॉप के अगर बाकी चीज़ ना होते फिर भी शायद ओके हो जाती, डेटा नहीं है, प्रेजेंट सही किया, ठीक है ओके, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ही आप निकाल दो, मैं कहता हूँ इतनी एक्सप्लेनेशन बस है, ठीक है। इस तरह हम टेबल बनाते हैं। अभी मैं बस अभी हम SPSS स्मार्ट PLS में जाते हैं, इसको जल्दी जल्दी से परफॉर्म करते हैं। एक दफ़ा मैसेज दे कुछ सर तो कुछ नहीं किया, ओके, ठीक है। फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप
लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक में हमेशा मैं, क्योंकि मैं लेफ्ट ही हूँ तो बार बार कंफ्यूज हो जाता। मैं अगर लेफ्ट या राइट क्लिक हूँ इसका मतलब आपकी ऑप्शन वाले क्लिक पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे जो है आपको स्विच बिटवीन फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरह। अभी ये देखो ये एरो जो है पहले वहाँ उस तरफ जा रहे थे, मैं अगर कंट्रोल से एरो को आप नोट करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप क्लिक करते हो ये रिफ्लेक्टिव से फॉर्मेटिव बन गया। इसी तरह मैं ये करता हूँ, या मैं ऑल्ट क्यू जो है ऑल्ट क्यू से भी शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है, या कंट्रोल ए करके ऑल्ट क्यू सबको मैं रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये इतनी मेरी थ्योरी इस पे नहीं है कि मैं आपको ये जस्टिफाई करूँ कि मैंने क्यों, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हद तक मैंने आपको, ये मेरा रिफ्लेक्टिव मॉडल है लेकिन एक्सप्लेनेशन के हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह रिजल्ट लेने के लिए पीएलएस एल्गोरिथम में जाते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम में वही सेटअप जो है रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद ये अभी देखो, अगर आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है लोडिंग का, ये आपको लोडिंग भी देता है साथ साथ वेट भी देता है, और अगर आप दोनों चाहे दोनों दे सकता है। दोनों में वो क्या करता है, खुद इंश्योर करता है। अगर ये एरो इस तरफ जा रहा है इस वेरिएबल का, तो ये यहाँ पे वो लोडिंग देगा, यहाँ पे वो वेट देगा, यहाँ पे लोडिंग। वेट और लोडिंग कुछ लोग जो है इसको लोडिंग ही कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने रिपोर्ट में जाना है इसकी लोडिंग। ये देखो जॉन लोडिंग हम लोगों ने चेक किया था, यहाँ पे हम उसके नीचे आउटर वेट ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है। मैं जल्दी से ये स्टेप परफॉर्म करता हूँ, ये फॉर्मेटिव मॉडल, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसी तरह इसके जितने भी वेरिएबल है इसको वेट के सामने, बाकी चीज़ अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं, वो बाद में देखें। वेट हम लोग इसी तरह, क्योंकि ये डायगोनल में चल रहा है, आपने इसको सारे एक के रो में लाने। इस तरह कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करके आप इसको कॉपी करके या जो भी ग्रानुलरिटी का वेरिएबल है इसके सामने पेस्ट करना है, इसके सामने, ठीक है। आपने लोडिंग उठा ली, लोडिंग के बाद आपने VIF को लेने ठीक चेक करना है, ठीक है। ये भी आप इसको कॉपी करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में। अभी मैंने यहाँ आगे आके इसको कंट्रोल V कर दिया। इसी तरह इसको मैं, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसको कॉपी करके यहाँ जो टेबल बनी है इसकी एक टेबल की फॉर्मेट है, आपने उसी में पेस्ट करने हैं, ठीक है। ये दो हो गए। अभी थर्ड स्टेप क्या है, टी वैल्यू और पी वैल्यू। ये जितने भी क्राइटेरिया जो ये मेजरमेंट मॉडल के लिए होते हैं, आपको मेजरमेंट के लिए भी, और आपको टी वैल्यू और पी वैल्यू के लिए जो है अलग रन करना पड़ता है। वो सेम लाइक यहाँ पे PLS एल्गोरिथम हम लोगों ने रन किया, यहाँ पे बूट स्ट्रैप का एक वो है, आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे सैंपल से सैंपल सब सैंपल किया है कि मेरी स्टडी अगर 500 है, उसमें जो है वो 5,000 या 2,000 और सैंपल रिकमेंडेशन। ये देखो यहाँ पे यही है कि आप 5, आवाज़ आ रही है मेरी? सर आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है आवाज, आपकी आ रही है। ठीक है, रिकमेंडेशन यही है कि आप 5,000, मतलब आपका जितने भी सैंपल है उसमें आप मज़ीद, वो क्या करता है आपकी इसी स्टडी में से 5,000 रेंडमली सैंपल बना देते हैं, ठीक है। किसी से वो कुछ रेस्पोंडेंट उठा के, ठीक है। ये हम जो है 500, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं। बाकी चीज़ें सारे डिफ़ॉल्ट और कंप्लीट बूट स्टेप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें ओके करना है और क्लिक। क्योंकि ये 500 है थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन ये 5,000 पे काफ़ी टाइम लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी वैल्यू और पी वैल्यू हमें चाहिए।
स्क्रीन शो हो रही? अभी ये देखो डेटा रन हो गया और ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। ठीक है, रिजल्ट में हम लोगों ने क्या करना है, आउटर वेट पे जाना है। आउटर वेट की ये देखो टी वैल्यू और पी वैल्यू ये यहाँ हमें दे दिया। हमने क्या करना है, इसी तरह एक्सेल फॉर्मेट में इसको कॉपी करना है और यहाँ एक्सेल पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ हमें क्या चाहिए, टी वैल्यू और पी वैल्यू, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, जो हमारा टेबल बना हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आपने एनालिसिस करने हैं जिसका टी वैल्यू लेस देन 1.6 है और पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है और उसकी लोडिंग भी कम है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसी तरह जो हाईलाइटेड है ये मतलब इशू कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अभी एक तो यही है, मैं अगर इससे स्लाइड मैंने बनाई है, आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन डिलीट करने हैं सारे। एक तरीका तो यही है। ठीक है, आप डिलीट करोगे और आपका मॉडल ओके हो गए। लेकिन एक और तरीका है जो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आप लोग खुद देख लेंगे। अभी ये किए हमने एनालिसिस कर दिया। ठीक है, टी स्टैटिस्टिक पार्टिकुलर इंडिकेटर वेटिंग वगैरह जो है कम है और ये ज़्यादा मैंने गलती से कम लिखा है, ये आपको ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। ओनली रिमूव द इंडिकेटर बोथ, अगर उसकी टी वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट आ रही है, पी वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट आ रही है, तो आप उसको डिलीट करेंगे। अगर इनमें से एक भी ओके आ रहा है फिर आप इसको डिलीट नहीं करोगे। लास्ट एक वर्कशॉप थी उसमें ज़्यादा बेस हुआ था इस पे कि अगर टी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है तो पी वैल्यू फिर कैसे सिग्निफिकेंट आ सकती है। इस तरह की कुछ मेरे साथ, अगर कोई इस पे वो क्रॉस वो करना चाहे मेरे साथ, इसकी वो बाकायदा रेफरेंस वगैरह बुक भी है तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। टी वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट, पी वैल्यू आप जो है इसको डिलीट करोगे। वही जो मैंने पहले भी बताया, डिलीट करने के लिए आपको बहुत वो इंडिया में कहते हैं सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये अभी ये देखो मेरे जो जो क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिकल CSR के 3 क्वेश्चन इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 और 2 ओके, 3 नॉट ओके, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये मॉडल बन गया। एथिकल में जो कोई इशू नहीं कर रहा है 4 के 4 ओके। ठीक है, और लीगल में जो है 1, 4, 5 इशू कर रहे हैं, मैंने डिलीट कर दिए, और ब्रांड लॉयल्टी के 1 डिलीट। लेकिन ये अतर कहते हैं कि आपने इस तरह नहीं करना है, बेहतर यही है जो आपने क्या करना है, बट इज देखो यहाँ पे इट्स गुड व्हेन डिलीट एटम 1 by 1। ठीक है, आपने जो है अभी मेरा अगर ये इकोनॉमिकल CSR का जो है यहाँ पे मैंने कहा है जो सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि इसका ये है, इन 3 में से जिसका टी वैल्यू सबसे कम है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 3, मैं ये डिलीट करूँगा, दोबारा रन करूँगा, दोबारा इस तरह का टेबल बनाऊँगा, फिर मैं देखूँगा। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप एक क्वेश्चन डिलीट करते हो तो बाकी अभी अगर ये 0.6 है तो हो सकता है ये 0.9 तक हो जाए, ये क्वेश्चन आपके डिलीट होने से बच जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन डिलीट किया, दोबारा रन किया। ठीक है, नीड मोर अभी भी ओके नहीं हुआ, मैंने क्या किया, जो दोबारा सबसे कम है क्वेश्चन 5 पे उसको डिलीट किया, दोबारा रन किया, वही स्टेप जो फॉर्मेटिव, अभी ओके हो गया। क्या हो गया, पहले हमारे 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, लेकिन 1 by 1 अगर हम करते हैं, ये एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 हमारा बच गया है। इसी तरह बाकी वेरिएबल की अभी ब्रांड लॉयल्टी जो है इसका एक ही क्वेश्चन है, इसके लिए हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन है आपको डिलीट। लीगल CSR के लिए भी आपने इसी तरह करना है, जो सबसे कम है, अभी सबसे कम ये जो फॉर्मेटिव में भी इशू कर रहा था, यहाँ भी इशू माइनस में आ रहा है 0.02। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, एनालिसिस रन करेंगे,
एनालिसिस आप कॉपी पेस्ट करने से पहले आप डायरेक्ट यहाँ जो देख सकते हैं, या सारे फाइनल होने के बाद आपने उस टेबल में बनाने हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक, ये ओके हो गया। एक अभी ये वही जो ब्रांड लॉयल्टी का मैंने कहा, एक ही क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आपने डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कर दिया। अभी ये देखो सारी चीज़ें ओके हो गई। क्या हो गया, मॉडल क्या है, यहाँ पे हमारे साथ पहले 3 क्वेश्चन डिलीट हो रहे थे, अभी 1 बच गया। यहाँ पे भी इसी तरह 3 डिलीट हो रहे थे, 1 बच गया। इसी तरह फॉर्मेटिव में भी, रिफ्लेक्टिव में भी आप इसी तरह करते हो। ठीक है, अभी लास्ट जो आपकी टेबल बन गई, आपने इसी तरह उसकी लोडिंग उठानी है। ये मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो वर्कशॉप होती है रूम में, वो हम लोग इस तरह हर चीज़ 1 बाय 1 स्लाइड के ज़रिए दिखाते भी है और उससे रन भी करवाते हैं। अभी हम लोगों का ये फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में क्या है, जो एटम डिलीट हुए आप या तो नीचे लिख दें, यहाँ पे जिस तरह हमने फॉर्मेट रिफ्लेक्टिव में लिखा था कि ये एटम हमने डिलीट कर दिया, या यहाँ टेबल में भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कितने क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव में तो जितने कम होंगे उतने बेहतर है। रिफ्लेक्टिव में आतर जो है यही कहते हैं कि आप 20% तक डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 20% मीन्स अगर आपके एक क्वेश्चन के 10 एक अटेम्प्ट के 10 क्वेश्चन है, आप अलाउ है 2 डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन है 10 डिलीट कर सकते हो, अगर 100 क्वेश्चन है 20 डिलीट कर सकते हो। और कुछ लोग क्योंकि उस दिन किसी ने पूछा था कि अगर हम डेवलप स्केल उठाते क्या हम उसमें से क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं। इसमें 2 राय पाई जाती है, लेकिन जेम गेस्कन की जो है, मैं उसकी, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके 100 या 200 प्लस उसके आई जर्नल में उसकी पब्लिकेशन है, वो कहते हैं कि आप कर सकते हैं डिलीट। अभी मैंने कोई क्वेश्चनेयर डेवलप क्वेश्चनेयर उठाया, उसमें से 2 मुझे लगते हैं कि ये मेरे जो मैं स्टडी करना चाहूँ इस पर नहीं उतर रहे, या ये मेरे काम के नहीं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। उसकी एक जस्टिफिकेशन आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर मैं रन करने के बाद डिलीट कर सकता हूँ। अभी मैं एनालिसिस रन करता हूँ जिसकी लोडिंग कम होती है, बाज़ औक़ात 2 की कम होती है, बाज़ औक़ात 3 की। जब मैं एनालिसिस के बाद डिलीट कर सकता हूँ तो एनालिसिस से पहले मैं क्यों डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी उसने एक सवाल उठाया। अभी मैं तो इतना बड़ा वो स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं इस पर कंप्लीट बेस करूँ। तो ये हम लोगों का कंप्लीट फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव दोनों हो गए। ठीक है, जो लोग सेकंड ऑर्डर पे काम करते हैं वो यही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। अभी उसका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फॉर्मेटिव है, सेकंड ऑर्डर जो है वो भी फॉर्मेटिव है, उसको ये सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। जिसका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिफ्लेक्टिव है, सेकंड जो है वो भी रिफ्लेक्टिव है, तो आपको जो हम लोगों ने फर्स्ट वो यू किया। ठीक है, आप वो कर सकते हो। इसकी एज सच मुझे स्टडी मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है सारे, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अक्सर कम यूज़ होता है फॉर्मेटिव। इसकी एज सच मुझे स्टडी नहीं मिली, फिर भी अगर मुझे मिली मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, टाइम बहुत। बाकी एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने आज, मैंने सरवाब से कहा कि आप मीटिंग स्टार्ट करें और मुझे होस्ट बना दें, तो वो काम कर गया। मतलब हमें बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ना पड़ता। सर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जी, बस कुछ चीजें हैं, कुछ सजेशन है जो आपने डिस्कस किया था। डिलीट ऑफ डॉक्टरेट स्केल में से अगर हम कोई क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं, जी तो वो यही वाली बात है। आपने जैसे बताया कि ये एक डिबेट है और रिसर्चर जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है एडॉप्टेड स्केल में से, तो इसका मतलब ये है कि आपको चेक करना चाहिए कि आपने क्वेश्चन जो पूछा है अपने रिस्पोंडेंट से या जिस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी कर रहे हैं जा रहे हैं,
यस वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि उस पे रिस्पोंडेंट जो है वो आंसर सही से नहीं कर पा रहे, या उसके लिए जो है आपने कोई जो लैंग्वेज जो है वो यूज किया है वो ठीक यूज ना की हुई हो। तो ये सब कुछ आप चेक करने के बाद अगर डिलीट करेंगे तो फिर आई थिंक फिर हो जाना चाहिए, फिर कल्चरल या कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ आप नहीं चेक कर रहे और आप ऐसे ही जो है वो एज इट इज आप क्वेश्चन लेते हैं और आप अपने रिस्पोंडेंट्स को समझते ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आप प्री टेस्टिंग की तरफ जाएं। प्री टेस्टिंग में हम यही करते हैं कि आप अपने 8 से 10-20 रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चनियर दिखाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि कोई ये सारे क्वेश्चंस हैं ये समझ तो आ रहे हैं, इसमें कोई लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, या जो इंफॉर्मेशन है वो आराम से मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है प्री टेस्टिंग में हम कर सकते हैं